हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक शर्मा। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में कुछ बेसिक, उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे जो कि हमारे पूरे सब चैप्टर में काम आने वाला है, पूरे सब्जेक्ट में काम आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बॉडी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिजिड बॉडी एंड दूसरा होते हैं नॉन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा बॉडी, मान लीजिए एक ये सब मटेरियल है, कोई बॉडी है, कुछ भी है, इसको हम रिजिड कब बोलेंगे? रिजिड तब बोलेंगे जब इस पे अगर कोई इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स लगा दे और इसको कुछ भी नहीं हो, ये जैसा है वैसा ही बना रहे, तब इसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। मतलब इफेक्ट जो है, फोर्स का इफेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। फोर्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अगर ये मेरे पास पेन है, ये रिजिड बॉडी है कि नहीं है, तो मैं इस पर फोर्स लगा के देखता हूँ। देखिए, फोर्स लगा के देख रहा हूँ, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन शो नहीं हो रहा है। मतलब मेरे फोर्स के लिए जितना मैं फोर्स लगा सकता हूँ, उस फोर्स के लिए ये बॉडी रिजिड बॉडी के तरह बिहेवियर दे रहा है। मतलब अपना प्रॉपर्टी रिजिड बॉडी की तरह शो कर रहा है। तो मेरे फोर्स तक इसका लिमिट है, मेरे जितना फोर्स है उस फोर्स तक इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग यूटीएम में डाल दें, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, उसके बाद इस पर टेंसाइल लोड लगाएं, तो क्या ये डिफॉर्मेशन शो करेगा? आपका जवाब होगा करेगा। तो इसको हम उस समय, उस कंडीशन में रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, डायमंड जो है हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, पूरे ब्रह्मांड का हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। नेचुरल मटेरियल पूरे ब्रह्मांड का हार्डेस्ट नॉन की सबसे हार्ड मटेरियल है। अगर इस पे फोर्स लगाया जाए तो ये डिफॉर्मेशन शो नहीं करता है, मतलब कि इसका डिफॉर्मेशन ज़ीरो होता है। लेकिन आपको पता होगा डायमंड को भी हम लोग काट के शेप देते हैं, उसको भी डिफॉर्म करते हैं, उसको भी अलग अलग शेप में ज्वेलरीज बनाते हैं। तो कैसे संभव होगा? ज़रूर एक न एक वैसा फोर्स होगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स, जिससे इसको डिफॉर्म किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, सारा का सारा नॉन रिजिड बॉडी है। दूसरा नॉन रिजिड बॉडी प्रैक्टिकल बॉडी को बोलते हैं, जिस पे फोर्स लगाएं और फोर्स का इफेक्ट वो शो करे, मतलब डिफॉर्मेशन शो करे, फेल हो जाए, यील्डिंग हो जाए, वगैरह वगैरह। तो चलिए, ये तो पिछले क्लास का बात था। अब हम लोग अपने कुछ नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर अब पता किया जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ ए स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज़। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल बॉडीज़ है, नॉन रिजिड बॉडी, उस पर हम लोग फोर्स का इफेक्ट देखेंगे, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहाँ से निकला है, तो कुछ इस प्रकार से देख सकता हूँ। देखिए, यूनिवर्स है, इसमें फिनोमेनन्स होते रहते हैं, घटनाएं होते रहते हैं, फिनोमेनन्स होते रहते हैं। अब मान के चलिए एक बॉडी है, कोई रैंडम बॉडी, इस पर फोर्स लगा, ये बॉडी है, फोर्स लगा, तो ये इफेक्ट शो करेगा, इफेक्ट्स, इस पर इफेक्ट्स आएगा। तो इस सभी पूरे चीज़ को, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो बॉडी फोर्स का इफेक्ट शो किया, इस पूरे चीज़ को, ये पूरे फिनोमेना को हम लोग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म के नाम से, मैकेनिज्म के नाम से। अब ये मैकेनिज्म जो होता है, ये मैकेनिज्म बॉडी के आधार पे अलग अलग हो जाता है। अगर बात करूँ, अब इस मैकेनिज्म का स्टडी, इसी मैकेनिज्म का स्टडी हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। मतलब यूनिवर्स है, उसमें अलग अलग फिनोमेनन्स होते रहते हैं, उस
उस फेनोमेनन्स में एक रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग फेनोमेनन्स के लिए। तो मान के चलिए कोई रैंडम बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लगा तो इस पे इफेक्ट आएगा। इस पूरे फेनोमेना को, बॉडी है, फोर्स लगा, इफेक्ट आएगा, इस पूरे फेनोमेना को हम लोग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये मैकेनिज्म का स्टडी हम लोग साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस which deals with mechanism। ये मैकेनिज्म अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब बॉडी के आधार पे मैकेनिक्स अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस हो सकता है, या तो लिक्विड प्लस सॉलिड हो सकता है, मतलब लिक्विड प्लस गैस प्लस सॉलिड हो सकता है। तो बॉडी है, ये बॉडी 3 प्रकार का हो सकता है, या तो पूरा सॉलिड होगा, या तो लिक्विड प्लस सॉलिड होगा जिसको हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं, या तो फ्लूइड प्लस सॉलिड होगा जिसको हम लोग एक नया नाम से जानेंगे सॉइल। सॉइल इसका एग्जांपल है मिट्टी। सॉइल को आप देखे होंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स और फ्लूइड पार्टिकल्स दोनों से मिलकर बना होता है। अब सॉलिड बॉडी है तो ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, या तो एक रिजिड बॉडीड होगा या तो नॉन रिजिड बॉडी होगा। अगर ये नॉन रिजिड बॉडी रहा, अगर ये रिजिड बॉडी रहा और इसके स्टडी करेंगे, रिजिड बॉडी पे अगर कोई स्टडी करेंगे तो उस, और जिस साइंस के पार्ट में करेंगे तो उस साइंस का नाम हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब अगर कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहे, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मैं बोलूँगा ये एक साइंस का वैसा ब्रांच है जो रिजिड सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ने में मदद करता है, डील करता है। मतलब रिजिड सॉलिड बॉडी से के साथ जुड़े हुए सभी मैकेनिज्म के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उस इंजीनियरिंग ब्रांच को, उस साइंस के ब्रांच को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर वो सॉलिड बॉडी डिफॉर्मेबल हो गया, मतलब नॉन रिजिड हो गया, नॉन रिजिड का एक और नाम है डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया तो इस डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं, जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं, उसका नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यही हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग रिजिड सॉलिड बॉडी, नॉन रिजिड सॉलिड बॉडी से रिलेटेड सभी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये फ्लूइड रहा, ये बॉडी अगर फ्लूइड रहा तो इसको हम लोग, आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, और अगर ये बॉडी हमारा फ्लूइड प्लस सॉलिड रहा तो सिविल वाले एक नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सॉइल मैकेनिक्स। तो ये सारा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या करना है, नहीं करना है, सारा चीज़। तो आई होप आप इस समझे होंगे कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या कहता है, किसमें इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का में कुछ अजम्पशंस इन्वॉल्व है उसको पढ़ते हैं। अजम्पशंस इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मतलब हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो करने से पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जैसे अगर हम लोग कोई काम करने चलते हैं तो उससे पहले हम बहुत सारा चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करते हैं ना हम लोग मेनली अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम बहुत सारा चीज़ एज्यूम करते हैं, उसी को अजम्पशंस बोलते हैं।
और वो अजम्पशंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब निगेटिव थॉट्स नहीं रहता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या इसका अजम्पशंस है। तो क्या है, पहला स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, मतलब इसका पहला अजम्पशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का पहला अजम्पशन है कि इसमें पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पूरा के पूरे सॉम में हम लोग जिस बॉडी के बारे में पढ़ेंगे उसको वो होगा डिफॉर्मेबल बॉडी। ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा स्टडी ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली दिस दस study of elastic deformation only, thus it is also known as theory of elasticity। जैसे मैं अगर इसको आपको समझाना चाहूँ, अगर एक बॉडी है, अगर इस पे लोड लगेगा तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अब मान के चलिए डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन जैसे ही लोड रिमूव होगा जैसे ही लोड रिमूव होगा तो ये बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे ही P बराबर 0 होगा मतलब लोड रिमूव होगा, वैसे ही अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, मतलब अब इसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है 0 हो जाएगा। डिफॉर्मेशन मतलब इसका शेप साइज चेंज हो जाना, मेनली साइज चेंज होना डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड अजम्पशन हमारा क्या है, नेक्स्ट है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडीज इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ क्रीप और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझिए, मान के चलिए हमारे पास एक कुछ ऐसा बॉडी है, मान के चलिए हमारे पास कुछ ऐसा बॉडी है, यह बॉडी ये कुछ ऐसा इस पे रखा हुआ है। अगर इसमें वेट होगा, और जो कि रहता है, वेट तो हमेशा हर एक बॉडी में रहता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एकदम नीचे की ओर एक्ट करेगा और इस बॉडी को कुछ ऐसा बना देगा। इसका फाइनल शेप बॉडी का कुछ ऐसा कर देगा, हल्का डिफॉर्म कर देगा और ये डिफॉर्मेशन परमानेंटली रह जाएगा। मतलब ये डिफॉर्मेशन एक बार आ गया तो आ गया, परमानेंटली रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रीप। क्रीप जो है लॉन्ग टाइम डिफॉर्मेशन रहता है और परमानेंटली रहता है। अभी फ़िलहाल इतना समझिए, जब क्रीप आएगा तो हम लोग देखेंगे एकदम डीप में क्या होता है, क्रीप कैसे होता है। इसीलिए आप देखे होंगे पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो भी डायग्राम बनता है वो लाइन डायग्राम बनता है, क्योंकि लाइन का कोई वेट नहीं होता है, लाइन डायग्राम बनता है। जैसे हम कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो लाइन डायग्राम से उसको शो करेंगे, कोई भी बॉडी बनाएंगे उसको लाइन डायग्राम से शो करेंगे। इसीलिए हम लोग लाइन डायग्राम और पॉइंट डायग्राम बनाते हैं, ताकि इसमें वेट नहीं आ पाए। अगर ये लाइन है तो इसका कोई वेट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टडी ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ओनली। स्टडी ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ओनली ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब SFD BMD हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रीप जो होता है ड्यू टू सेल्फ वेट होता है और ड्यू टू लोड इन वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल। मतलब किसी भी चीज़ का जो वेट होता है थ्रू आउट द उसके पूरा लाइफ के लिए लगने वाला है। जैसे ये बॉडी है, इसका जो वेट है इसके पूरा लाइफ टाइम के लिए लगने वाला है इसके ऊपर। तो क्या होता है ना, क्रीप जो होता है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू टू सेल्फ वेट आता है, और एक तरीका है ड्यू टू सेल्फ वेट आने का, ऐसे और भी कारण है जिससे क्रीप आ सकता है। और दूसरा ड्यू टू वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल, लोडिंग टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्रीप के लिए लोडिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा होना ही चाहिए, एक क्रीप का कंडीशन होता है। और यहाँ पे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आप एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब मान के चलिए एक ये बॉडी है,
एक ये बॉडी है, मान के चलिए। मैं अभी लाइन डायग्राम नहीं बना रहा हूँ।